हिमांशी, आपको ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या बेटा? हम लोगों ने लास्ट जो है 5 अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस देखे थे, जिनको हमने नाम दिया था इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ बुकाफू। ठीक है हिमांशी, आपको ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? आप ऑन करके चले गए क्या कहीं? यही हो तो मैं बहुत देर से पूछ रहा था ना बेटा, आप रिप्लाई नहीं करते ना, लेट करते हो इसलिए। मैंने आपको कहा था उस दिन की क्लास में कि आप मुझे ये मैसेज करके बताओगे कि आपके कौन से चैप्टर रह गए। आपने मुझे बताया नहीं। अरे बेटा, मैंने आपको कहा था ना व्हाट्सअप कर देना, आप लोग समझते नहीं हो, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब मुझे बताओ कौन से रह गए हैं आपके? 1.3 तक रह गए हैं आपके? ठीक है, चलिए। अभी हम लोग ले रहे हैं टॉपिक इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ बुकाफू एंड पोर्टर 5 एनालिसिस। वैसे तो देखो कुछ ज्यादा इसमें मेरे को बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये जो बुकाफू के 6 टर्म्स हैं, है ना, जिसमें हमने कहा था वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो ये जो 5-6 फैक्टर्स हैं हमारे, इन सब में बस पौधों पर डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे ये किस चीज के लिए बने हुए हैं। बेसिकली बुकाफू जो है वो ये इंडिकेट करता है या ये बताता है। अभी हम लोग ये करने के बाद में स्कैनर के क्वेश्चंस लेंगे, मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। माइक्रो के स्कैनर के क्वेश्चन, तो जो जो चैप्टर्स आप लोगों ने कर लिए हैं क्वेश्चन लेंगे। माइक्रो के बोला था, मैक्रो के लिए बोला था? हाँ, और माइक्रो के नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने अभी कंप्लीट ही बोल दिया था, क्योंकि लास्ट क्लास रहेगा, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर खत्म। तो होगा भी तो इन लोगों की क्लास होगी, लोगों को तो सिलेबस खत्म। तो अगर हुई भी तो इनकी होगी ना, तुम्हारी थोड़ी होगी। तो और खाली क्वेश्चन आंसर के लिए भी दूर तुम आओगे नहीं। आना चाहो तो आ जाना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो काबू होता क्या है बेसिकली, देखिए जब बिजनेस होता है तो बिजनेस के अंदर की प्रॉब्लम होता है, जैसे हमने बीच डिस्कस किया था। हम लोग अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं बिजनेस के अंदर, कैसे बिजनेस चलाएं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उसके लिए हम लोग ये प्लानिंग करते हैं कि बिजनेस में फाइनेंशियल कितने अच्छे हो, प्रोडक्शन कैसे बढ़े, एम्प्लॉय मैनेजमेंट कैसे हो। इतनी सारी मेहनत हम लोग उसके अंदर करते हैं अनडाउटेडली। अब इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी अंततः या अल्टीमेटली होता क्या है, इतनी मेहनत हमने कर ली, उसके बाद भी क्या होता है? कई बार बिजनेस फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है फिर? क्योंकि हम लोग उन फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देते जो फैक्टर्स एक्चुअल में बिजनेस में हिडन फॉर्म में काम करते हैं। जैसे हमने एक बोला वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी का मतलब होता है किसी बिजनेस में उतार चढ़ाव जो होते हैं उनको बोला जाता है वोलेटिलिटी। ठीक है ना? यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजिंग मैग्नीट्यूड है, जो चेंजिंग पैटर्न है, किसी भी बिजनेस के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काम करता है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सटर्नल है और वो कब बदल जाती है हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे केस में आपको उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की या जिस बिजनेस में हमें उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, उसमें चेंज होने की कितनी स्पीड है। ये तो होता तो सब में है, सबको पता होता है, बस कोई एनालिसिस नहीं करता। जो एनालिसिस कर लेता है वो बच्चा है। ये जो सक्सेसफुल बिजनेस है, कोई सक्सेसफुल इनहेरेंट अपने साथ ऊपर से भगवान से लिखवा के नहीं लेकर आए कि मेरा बिजनेस सही चलता रहेगा, ऐसा आशीर्वाद दे दो मुझे, नहीं। वो लोग थोड़े समझदार होते हैं। वो लोग पहले से मैनेजमेंट का मतलब ही होता है ना, मैनेजमेंट प्रोडक्शन तो करता है, मैनेजमेंट करके मार्केटिंग प्रोडक्ट तो बेचता नहीं, मैनेजमेंट जाके फाइनेंस का अरेंज करता नहीं। वो क्या करता है? प्लानिंग करता है। तो वो पहले से पैटर्न को इवेलुएट करते हैं कि अनसर्टेनिटी है हमारे बिजनेस। कैसे करते हैं? कि आपने भविष्य देखा नहीं, भविष्य नहीं देखा, लेकिन इसी तरह की जो और कंपनीज हैं और बिजनेसेस हैं और इंडस्ट्रीज हैं, उनका पैटर्न तो देखो, उनकी हिस्ट्री को तो आप रिव्यू करोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न। हाँ, हर बिजनेस का अलग अलग हो सकता है, तो अपने वाले बिजनेस में हमारा मतलब है अपनी इंडस्ट्री वाले का पैटर्न देखोगे ना, तो कितना वॉलेटाइल है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो वॉलेटाइल नहीं होते, जो सर्टेन होते हैं, जो कंसिस्टेंटली कांस्टेंट परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ या ज्यादातर बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि वॉलेटाइल होते हैं, यानी दे कीप चेंजेस। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको वो पैटर्न को समझना होता है, वो चेंज होने का जो पैटर्न है उसको समझना होता है। और आपने इस चेंज होने के पैटर्न, इस चेंज होने के पैटर्न को ही क्या बोला जाता है? वॉलेटिलिटी बोला जाता है। Like, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी अनवांटेड अगर हो रहा है, कुछ भी अनस्टेबल है, उसके होने की जो संभावना है उसको बोला जाता है वॉलेटिलिटी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर,
देयर कुड बी अ लैक इन द प्रोडक्शन, और जिस बिजनेस में हम हैं उस बिजनेस में नेचुरल डिजास्टर का बहुत इफेक्ट आता है, और जिस जगह हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे नेचुरल डिजास्टर होना, जैसे बात जापान है, जापान में भूकंप बहुत आता है। अब ये तो पता था ना आपको, पता था ना, जब पता था आपको, कल ही आया जापान के अंदर भूकंप। अब वहां पे है, वहां का रिएक्टर स्किल इस तरह का है कि वहां पे भूकंप आना बहुत ठीक है, कम ज्यादा या कम जो है उसकी इंटेंसिटी हो सकती है, लेकिन आती तो नहीं। ऐसे केस में जो वो है, क्या नाम है, अनसर्टेनिटी, वो आप एक्चुअल नहीं निकाल सकते थे, पर आप एक्सपेक्टेड तो कैलकुलेट कर ही सकते थे। ये तो मुश्किल का टास्क नहीं था ना मेरे हिसाब से। तो उसको इवेलुएट करना इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग, जिस टेबल होता है, आप खाने पीने की चीजों में डील करते हैं, और आपको पता है जिस जगह पर यहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कभी भी लोगों को जरूरत पड़ सकती है खाने की, स्टॉक करके रखो ना, मौका मिलेगा महंगा बेचने का, राइट, मौका मिलेगा महंगा बेचने का या अपने हिसाब से बेचने का। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी पहले से पता हो, जब कोविड आया था तो कई दवाई वाले या कई जो मेडिकल सप्लायर थे वो लोगों ने वापस बहुत इतना कमा लिया, मुझे लगता है शायद जिंदगी में कमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका प्रोडिक्शन बहुत अच्छे थे। वो समझ गए कि ये जो आया है कोविड, ये लंबा जाएगा, और इतना लंबा जाएगा कि अब आज का है लेट हुए हैं, नहीं आ रहा है, आराम से सांस ले लो पहले, तुम क्या है क्या, आराम से सांस ले लो फिर बात करेंगे। तो उसको बोलते हैं जो है वॉलेटिलिटी को मैनेज करना। नीचे लास्ट थर्ड लाइन पे आएंगे, द एग्जांपल में इंक्लूड फ्लक्चुएशंस इन द स्टॉक मार्केट एंड इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में सॉल्व द स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन। तो क्या लिखा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि असेस करना कि कितनी वॉलेटिलिटी है या हो सकती है। देखो एक्चुअल तो भविष्य किसी ने भी नहीं देखा, हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि आपका असेसमेंट गलत होता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट आपको फायदा मिलता है जो है पहले से एस्टिमेशन करने का। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो भी आपने प्रिडिक्ट करा वो फ्यूचर में कितना सही हो। जरूरी नहीं है कि जो हमने प्रिडिक्ट करा वो सही हो। अब यहाँ क्या होता है, पीछे हमने अभी भी वॉलेटिलिटी पढ़ा, कीपिंग इन माइंड द वॉलेटिलिटी, यानी पहले अपने अपने बिजनेस में वॉलेटिलिटी को, उस वॉलेटिलिटी के लेवल को ध्यान में रखते हुए आपने अनसर्टेनिटी का असेसमेंट करा, यानी वॉलेटिलिटी का लेवल क्या है, उस वॉलेटिलिटी के लेवल को ध्यान में रखते हुए अनसर्टेनिटी आप जो है असेस करें। अब अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप जो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं वो सही भी हो सकता है और हो सकता है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है और ऐसा इनका भी मानना है कि जब आप वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखकर अनसर्टेनिटी का असेसमेंट करते हो तो काफी हद तक आपका प्रिडिक्शन सही होता है। देखो क्या होता है ना, हर आदमी में भगवान ने एक सिक्स सेंस दी हुई होती है, हमें बस यूज करनी है। सिक्स सेंस जो है वो कोई कोई दैवीय शक्ति नहीं, कोई डिवाइन पावर नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं है कि आपको भविष्य देखने की शक्ति मिल गई। उस सिक्स सेंस का मतलब ये होता है कि आपको चीजों का आभास होता है। वो आभास कैसे होता है, कैसे आपको पता चलता है, जो हो रहा है उसको ध्यान से अगर आप देखोगे ना, अच्छे से अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो आपको दिखने लगेगा कि यार अब क्या हो सकता है। हो सकता है वो गलत हो जाए, लेकिन वो 50% 70% सही होता है, कभी कभी तो 100% सही। हम बस ऑब्जर्वेशन नहीं लेते इन चीजों पे जो हो चुकी उन पे, जो हो रही है उन पे, इसलिए हम लोग ना भविष्य का आकलन नहीं कर पाते, वरना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जब आप वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखकर अपनी प्रेडिक्शन करते हो क्या होने वाला है, तो ये आपके बिजनेस को, और जो आपने प्रेडिक्ट करा वो ना हो या उसके वो नहीं हो पाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं, राइट। तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, पैटर्न है, उसको देखना होता है, उसके बेसिस पर हमें अनसर्टेनिटी का कैलकुलेशन करना होता है। और अगर किसी बिजनेस में आपको और उसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है, कई बार ऐसा नया बिजनेस चालू करा है, या जिस बिजनेस में हम हैं उस बिजनेस में आज तक कोई नहीं आया, पहली बार हमने स्टार्ट करा, ठीक है, या तो आप बिजनेस में नए हो या तो बिजनेस ही नया है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि शायद आप उस बिजनेस को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको ट्रेंड या पैटर्न समझ में नहीं आएगा या शायद ना ही मिले। उस केस में ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप फ्यूचर के लिए प्रोडिक्शन कर पाओ, और चूंकि आप प्रोडिक्शन नहीं कर पाओगे तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना। और
जो चैलेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, शायद आप उनको इसलिए ना मैच। अब ये तो देखिए हर बिजनेस में होता है, इसका कोई वो नहीं। नीचे वाला पूरा पैरा कुछ भी काम करनी है आप काट सकते हैं, बस पहला जो पैरा है वही ध्यान में रखना है, नीचे का पैरा काट दीजिए। नीचे का मतलब अनसर्टेनिटी में जो सेकंड वाला पैरा है, अनसर्टेनिटी में सेकंड वाला पैरा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि आपके बिजनेस में चूंकि वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, तो जिस बिजनेस में जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, जिस बिजनेस में जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, उस बिजनेस में उतनी ही कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्टिविटी नहीं है, ये तो इन दोनों का रिजल्ट है। यानी अगर किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, उस बिजनेस को चलाना दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है। आज के टाइम पे तो लगभग सारे ही बिजनेसेस ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि सब में ही बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी आ चुकी है। जहां पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, उस जगह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है या हो सकती है, ठीक है, या होती ही है जनरली। अब बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, तो किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि इस तरह के चैलेंज को मैनेज करना या इस तरह के चैलेंज को हैंडल करना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपके लिए डिस्क्रीट फेज हो सकता है। चलिए देखें, when environment is volatile and uncertain, the situation as such automatically becomes more complex. This happens because the cause and effect are no longer linear. So it becomes a challenge to discern which development has lead to which consequences. यानी वो दोनों आपस में चूंकि जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से या उनके रिजल्ट के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो है आपको नजर आएगा दैट बिजनेस में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। Complexity describes the amount of diversified states a system can get into a certain point of time. The more diversified a system can get into, the harder it gets managed. Natural सी बात है, जिस बिजनेस में जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी, उस बिजनेस को मैनेज करना उतना ही मुश्किल या डिफिकल्ट टास्क होता है। Particularly when it comes to the long-term events, it is more often impossible to determine or why a particular development took place and what factors influence. अब देखिए, चूंकि प्रिडिक्शन हम लोग करते हैं अनसर्टेनिटी का, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जितना ज्यादा लंबा पीरियड होगा या जितने दूर का आप प्रिडिक्शन करोगे उतना ही मुश्किल हो, उतना ही वो डिफिकल्ट टास्क। तो शॉर्ट टर्म का प्रिडिक्शन करना फिर भी आसान है, लॉन्ग टर्म का प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केस में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आगे आओ, एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है जब कोई चीज क्लियर नहीं होती, है ना, या किसी चीज को जब आप क्लियरली इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसको ढंग से आप समझा नहीं पाते, उसका ढंग से इवेल्युएशन नहीं कर पाते, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब एक तरीके से होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को बोलते हैं एम्बिगिटी। So when situation cannot be clearly interpreted, it is meaning not discerned and the casualty not determined. आपको नहीं पता सिचुएशन क्या होगी, आपको उस पर कितनी कैजुअलिटी हो सकती है ये भी नहीं पता, then such a situation is termed as ambiguous. This may happen when information is incomplete, contradictory or too inaccurate to draw the clear conclusion. ये होता है जब आपकी इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है, अब मैं बिजनेस में डिसीजन लूं भी तो कैसे लूंगा? जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसी के बेसिस पे, मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, जिसके बारे में भी जितनी अवेलेबल है, तो ध्यान में रख के डिसीजन लोगे ना। अब वो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, वो इन्फॉर्मेशन ही इनएक्यूरेट है या कॉन्ट्राडिक्टरी है, दो इन्फॉर्मेशन आपस में, और एक तरफ तो आप कह रहे हो सरकार टैक्स बढ़ा सकती है और एक तरफ आप कह रहे हो सरकार रिलीफ भी देगी। अब समझ में नहीं आ रहा होगा क्या, टैक्स बढ़ेगा या रिलीफ मिलेगी। तो ये जो सिचुएशन होती है ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करती है, और ऐसी जब एम्बिग्यूटी होती है तो क्लैरिटी नहीं होती, और जब क्लैरिटी नहीं होती तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कोई डिसीजन ढंग से ले पाए। तो मल्टीपल, किसी भी एक इंफॉर्मेशन के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, किसी भी एक इंफॉर्मेशन के मल्टीपल जो है उसके वो निकल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज निकल सकती है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एम्बिग्यूटी। अब ठीक है, जब बिजनेस में होता है तो इस तरह की एम्बिग्यूटी होती है, तो इसका देखिए कोई सोल्यूशन तो है नहीं। हाँ, इतना सही है कि you may try to obtain the right information, you may try to obtain the correct information, and you may try to find out a possible solution which is more appropriately applicable in a particular circumstance, right? जो भी मार्केट है आपका, तो उसमें जिस तरह की इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करें और ऐसी कोशिश करें कि आप जो है बेहतर तरीके से उसको हैंडल करें। फियर ऑफ अननोन एंड अनप्रेसिडेंटनेस।
When the external environment is such that the business firms are engulfed by a fear of unknown dimensions because of an unprecedented catastrophe, that their studies are completely नीचे पूरा इन्होंने एक लंबा चौड़ा पैरा दे रखा है जिसमें कोविड कोविड की बात की गई है, उसमें अपने को नहीं जाना है, अपन तो सिंपल डिस्कशन। अननोन या अनप्रेसिडेंटेड होता क्या है? देखिए, जब किसी चीज के होने का पता ही नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ये मेरे को लगता है शायद कोविड जो है इसको बहुत फिट बैठता है कि कोविड के बारे में किसी ने हमने तो आप और हम जब से पैदा हुए, आप और हम तो छोड़ो, आपके और मेरे पिताजी पिताजी को भी छोड़ो, दादाजी भी पैदा हुए तब से लेके अब तक भी उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कि जो कोविड में थी। ठीक है ना? इस दौरान बीच में इमरजेंसी भी लगी थी 1970 के आसपास, देश आजाद भी हुआ था, लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन आई थी, ये कैसा कहते हैं 100 साल पहले आई थी, 1920 में आई थी, तब इसी तरह की एक बड़ी बीमारी फैली थी। तो ये वैसी बीमारी थी, तो किसी ने सोचा था कि लॉकडाउन, मतलब वी नेवर हर्ड अबाउट दिस, वी नेवर इवन इमेजिन पीपल व्हेन द कोरोना केम इनटू द कंट्री, एवरीबॉडी वाज थिंकिंग दैट देयर ठीक है 12-15 दिन में सही हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, 21 दिन का लगा तब भी लोग सोच रहे थे 21 दिन तो जो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो किसी को कोविड ही नहीं होगा। सिचुएशन टर्न बैक, अब उल्टा खतरनाक हो गया। तो जब खत्म हो गया थोड़ा फिर दोबारा 2022 में दैट वाज मोर डेंजरस, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। किसने सोचा था कि इतने इतने दिनों तक घर में बंद रहेंगे, 84 days, like isn't it a long period of time? Even cannot imagine to close yourself in a particular room for one day, and we were closed in the home for more than 80 days. It was a difficult time. अब किसी भी तरह के बिजनेस, किसी भी तरह के बिजनेस ने कभी नहीं सोचा होगा इतना खतरनाक। हाँ, ये तो कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स या मेडिकल स्टोर्स ने या मेडिकल कंपनीज ने क्या सिचुएशन पैनिक है, तो हो सकता है कि दवाइयां बहुत ज्यादा बिकेंगी, बीमारी बहुत बढ़ेगी, हॉस्पिटल में इलाज भी होगा, लेकिन ये नहीं पता था ऐसे बंद हो जाएगी। इट वाज लाइक नॉट पॉसिबल, और एक बार तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कब इससे बना है 2020। तब लोग ये कहते थे ना कि 2021 में इसकी वैक्सीन आएगी, तो जब कोई ज्योतिषी कहता था 2022 के बिगनिंग में खत्म होगा, तब ऐसा लगता था 2021-22 तो भी बहुत दूर है, कैसे निकलेगा 1.5 साल। अभी 2022 को निकले हुए 2 साल हो गए, तो 23 में खत्म हो गया ना, 2024 में आ गए। तो जो ये अनप्रेसिडेंटनेस होती है, अनप्रिडिक्टेडनेस होती है, अननोन फैक्ट्स होते हैं, ये बिजनेस में नहीं होता, और इससे बिजनेस थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब सवाल आता है इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन इस तरह की अनप्रेसिडेंटनेस में भी कभी कभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे मेडिकल्स वाले थे, हॉस्पिटल्स के लिए वरदान हुआ। मुझे लगता है हॉस्पिटल वाले तो जो टॉप मैनेजमेंट था, जो बिजनेस चला रहे थे हॉस्पिटल, वो तो मेरे को लगता है यही सोच के बैठे होंगे कि कोविड दुनिया से कभी जाएगा, क्योंकि उनको तो खुद को अपने घर में रहना, उनको तो कहीं जाना नहीं, हॉस्पिटल में तो उनको भर्ती होना नहीं, हॉस्पिटल डॉक्टर इलाज करेंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा, बाकी स्टाफ होगा, मरेंगे तो वो मरेंगे, लेकिन उनके तो मजे हो रहे थे, पैसे कमा रहे थे वो, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी। आपके और हम जैसे लोगों के लिए शायद ये था, तो इट डिपेंड्स, राइट? इसको बोलते हैं अननोन या अनप्रेसिडेंटेड। तो ये बस हमारा आज मैक्रो इकोनॉमिक्स भी खत्म हुआ। जो बच्चे लेट आए थे उनको छोड़ के जो बच्चे शुरू से थे, टेक्निकली हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है। यूनिट आपने सेकंड चैप्टर से ज्वाइन किया था, आपको याद भी नहीं आपने कब से याद है आपको? लॉ ऑफ कॉस्ट, अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, वहां पे ना, इससे पहले तक का आपका नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बच्ची और है, उसका 1.1 1.2 और 1.3 3 यूनिट्स नहीं पढ़ी। मैंने आगे इन्फॉर्म तो कर दिया, लेट्स सी व्हाट डिसीजंस दे टेक, उसके बाद ही बता पाऊंगा मैं आपको क्या करना है। वैसे तो करेंगे कोशिश क्लास लेने, बट चूंकि आप एक दो बच्चे ही हो, तो हो सकता है शायद हम आपको रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स अवेलेबल करा दें। देखिए, अभी मैं आपको कोई भी कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हिमांशी आप तो वैसे ही ऑनलाइन ही रहते हो, ये तो फेस टू फेस आती नहीं है, तो आपको वैसे भी आप या तो लाइव क्लास में लोगे या रिकॉर्डेड देखोगे, कई बार आप छुट्टी पे भी रहते हो तो रिकॉर्डेड देखते हो, तो इसलिए आपके केस में तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम आपको अगर रिकॉर्डेड अवेलेबल करा, और आपकी यूनिट भी 3 है। एक आपका जरूर कंसर्न है क्योंकि आपके काफी चैप्टर्स बाकी हैं, यूनिट नंबर 1 तो पूरी बाकी है, सब आ गए है ना, और उसके आगे तो विल टॉक अबाउट दैट, क्या कर सकते हैं ना। तो लेकिन ऑफिशियली हमारा सिलेबस एक बार के लिए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो आज उनसे बात कर लेंगे, वो अपने को बता देंगे क्या करना है या क्या नहीं करना। अभी हम लोग स्कैनर ले रहे हैं, आप लोग स्कैनर लेकर आए होंगे, तो एक तो इसकी क्वेश्चन ले लें, और एक मतलब अभी आप पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्कैनर का या बुक का, जो भी आपको पूछना है, आज क्लास है, जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। फटाफट से बता दें क्या पूछना चाहते हैं।
हाँ बताओ ना बेटा, सबके डाउट्स लेंगे ना। इसमें डाउट है पहले, एक मिनट रुको बेटा, रुको रुको। एक मिनट। अभी आप पहले, हम लोग मैक्रो के ले रहे हैं। मैक्रो में मुझे बताओ कौन सा, ये वाला जो चैप्टर अपन ने अभी भी खत्म करा है, इसका बोल रहे हो आप, या इससे पहले वाले चैप्टर का? हाँ हाँ, तो मैक्रो में दो चैप्टर्स है ना, एक चैप्टर थर्ड और एक चैप्टर फोर्थ है। हाँ तो एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार जो है ना बस ये चैप्टर नंबर फोर्थ के लिए डाउट कर दूं, फिर अपन पीछे आएंगे, चैप्टर नंबर 3 के भी लेंगे। बेटा एक बार स्कैनर देना मुझे। अब आप स्कैनर का ही पूछ रहे हो ना, या आप मॉड्यूल का पूछ रहे हो? चलो पहले इसके चैप्टर 4 के क्वेश्चंस कर लिए क्या आप लोगों ने? इसके तो नहीं होंगे, इसमें लास्ट वाले के तो नहीं होंगे, वो काफू के उससे पहले के तो होंगे ही। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, फोर्थ चैप्टर के नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे दिखाओ स्कैनर देना बेटा एक बार। पहले किसके पूछोगे, मॉड्यूल की पूछोगे, स्कैनर की पूछोगे? पहले मॉड्यूल की करो आप फटाफट से। बोलो। सर इसमें मॉड्यूल का पेज नंबर 162 निकालने सब लोग पहले तो, और मुझे बताएं 162 पहले तो इस चैप्टर के जो अभी अभी अपन ने कंप्लीट करा उसके डाउट्स हैं क्या? पहले मल्टीपल चॉइस एक एक करके चलो, भागो नहीं, जो मैंने बोला पेज नंबर 161 निकालो। निकाल लिया आपने? सब में? ये जो यूनिट अभी अभी हमने कंप्लीट करी है उसके हैं ये, उसके भी मतलब ये यूनिट में भी 4.2 के नहीं, 4.1 एंड 4.2 दोनों के हैं। इसमें मैंने कहा भी था कल किसको कर लाना आप लोग, ठीक है? तो इसमें ये जो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें डाउट है क्या? कर लिया आप लोगों ने? सबने कर लिए? ठीक है, फिर आपने भी कर लिया माची? ये ट्रू एंड फॉल्स में fill in the blanks. The political factors in the pastel are about and to what extent a government intervention, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है सरकार का कितना इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना? नहीं तो इतना भी लिख सकते हो, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी लिख सकते हो। और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस में, अरे बेटा पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन की बात होती है, जब भी डेमोग्राफिक वर्ड यूज किया जाता है उसका मतलब पॉपुलेशन होता है। अब वो इनकम ऑफ पॉपुलेशन हो, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस मेनली डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको करने नहीं होते। ठीक है, अब इसी के इसके, हाँ हाँ। नहीं नहीं, एमसीक्यू वाले भी आएंगे ना। स्कैनर करे ना आपने? हाँ हाँ, फिलिप्स, फिलिप्स में ऑप्शन नहीं आते हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस कैसे आएंगे? किसकी बोल रही है, स्कैनर में? एग्जाम में ना, आपने स्कैनर की कोशिश करे क्या? इसके छोड़ो, बाकी चैप्टर्स के तो करे ना। उनमें जब फिल इन द ब्लैंक्स आए थे तो उसके अंदर नीचे ऑप्शंस थे क्या? तो फिर इसमें कैसे आएंगे मुझे बताओ? ये चैप्टर को इकोनॉमिक्स के बाहर थोड़ी ना है। तो नहीं, एमसीक्यू का मतलब ये लिखते हैं एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू में खाली एमसीक्यू नहीं होते, एमसीक्यू के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी शामिल होते हैं। अब इसी चैप्टर के स्कैनर में कोई भी क्वेश्चन नीट भी होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो पहले मैनेजमेंट का था। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3 के स्कैनर के क्वेश्चन ले लेते हैं, बताओ। मैक्रो, मैक्रो में चैप्टर नंबर 3 है ना? अरे कोई बात नहीं, उसको डाउट है, हिमांशी को डाउट है। हिमांशी बोलो बेटा, मॉड्यूल में डाउट है या स्कैनर में? चैप्टर 3 में आप कुछ पूछना चाह रहे थे, तो बताओ पहले कौन सा नेम, बताओ जल्दी बताओ। मॉड्यूल में बताओ, एमसीक्यू में बताओ कौन सा क्वेश्चन है। एक मिनट को, सही लिखा है इसके अंदर इन्होंने, क्या क्या हो गया इसके अंदर, बताओ क्या गलती है इसमें, क्या कंफ्यूजन हो गया? तो डी आएगा तो सही लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, आरबीआई, एक मिनट, वेट, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन, हाँ, इसका आंसर बी आएगा, बी में क्या लिखा हुआ है?
हाँ सही है, गलत है वो आंसर सही कर लो। गलत है वो सही कर लो, आंसर गलत है। और बताओ। गिवन रिजर्व रेशियो 20% डिपॉजिट्स ऑफ 20% इनिशियल डिपॉजिट मांगे, ये बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 4000 के आसपास आएगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर। अरे बेटा क्रेडिट क्रिएशन समझाया था ना आपको, 20,000, अगर 1,000 रुपए में से 20% अपने पास रख लेते हैं तो 80% अपन लैंडिंग कर सकते हैं। तो 800 रुपए, फिर 800 रुपए को भी कभी 20% अब अपन अपने पास रख लेंगे तो 640 रुपए देंगे। फिर 640 क्रेडिट क्रिएशन वाला सिखाया था ना, याद है भूल गए? बस तो उसी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 1,000 में से 20% रख लिया तो 800 रुपीज अपन ने लोन दिया, तो सेकेंडरी डिपॉजिट कितना क्रिएट हुआ? 800। फिर 800 में से 20% अपन ने अपने पास रख लिया, और अपन ने उसमें से जो है वो दे दिया, क्या नाम है, 80%। तो 640 रुपए, तो टोटल सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया 800 प्लस 640। फिर 640 का 20% अपन ने अपने पास रख लिया, 80% दे दिया। ऐसे जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे ना एंड तक, तो ये लगभग 4,000 रुपीज के आसपास आएगा। 14 का मतलब होता है रेपो ट्रांजेक्शन। रेपो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें 5 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार पहले वाला पढ़ लेते हैं, जो सही ऑप्शन होगा उसी से समझा दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द, होल्डर नहीं है ये होल्डर है, गलती से होल्डर लिख दिया। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द अरेंजमेंट टू परचेज देम। पहली बात तो देखो, ये रेपो ट्रांजेक्शन जो है आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको काट, मैं समझा देता हूँ आपको, पर आप काट दो इसको। ये 14 और 15 दोनों क्वेश्चन आप काट दीजिए। रेपो एंड रिवर्स रेपो पुराने वाले सिलेबस में थे, अब नए वाले में नहीं है। रेपो ट्रांजेक्शन, इसलिए मैंने उस दिन आपको समझाया था कि रेपो रेट इज द बैंक रेट, पर एक्चुअल में रेपो ट्रांजेक्शन थोड़ा डिटेल्ड होता है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था इसलिए हमने नहीं समझाया। रेपो का मतलब होता है, जैसे आज मैं आप मेरे पास किसी कंपनी की 1 करोड़ की सिक्योरिटी रखी है, सिक्योरिटी मतलब उसके शेयर मेरे पास रखे, तो मेरे लिए तो एसेट होगी ना। मैंने उस कंपनी के 1 करोड़ के शेयर खरीद रखे, तो मेरे लिए एसेट होगी ना, ये लायबिलिटी होगी? मेरे लिए एसेट होगी ना। अब आज मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, अब मैं क्या करूं? मैं या तो बैंक से लोन लूं, या तो मैं सिक्योरिटी को बेचूं, और मैं दोनों ही नहीं करना चाहता, ना तो मैं लोन लेना चाहता हूँ ना मैं सिक्योरिटी बेचना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूं? तो मैंने सामने वाले को बोला कि भैया 50 की जगह 80 लाख का लोन कर देते। मैंने कहा भैया मुझे 80 लाख रुपए दे दो और सिक्योरिटी रख दो, लेकिन मैं लोन नहीं लेना चाहता। ऐसे करूंगा तो लोन हो जाएगा ना आपका, 80 लाख रुपए लिए और 1 करोड़ की सिक्योरिटी गिरवी रख दी तो लोन हो गया। लोन मैं लेना चाहता नहीं, मैंने कहा 1 करोड़ की सिक्योरिटी बेचना भी नहीं चाहता। तो मैंने आज उसको बोला कि आप मेरी 1 करोड़ की सिक्योरिटी खरीद लो और मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, लेकिन साथ में कंडीशन और लगा दी मैंने कि आज से 3 महीने बाद मैं दोबारा आपसे ये सिक्योरिटी खरीद लूंगा और आपको बेचनी पड़ेगी। मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, मैं अपनी सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन नहीं लेना चाहता। मैंने अपनी सिक्योरिटी बेच दी, लेकिन मैं चूंकि बेचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद मेरे पास पैसा आ ही जाएगा, तो मुझे जरूरत ही नहीं है बेचने की, लेकिन बेचनी पड़ रही है। तो मैंने कंडीशन लगा दी साथ में कि भैया आज तो मैं अपनी 1 करोड़ की सिक्योरिटी तेरे को 1 करोड़ में बेच रहा हूँ, लेकिन कंडीशन लगा रहा हूँ कि 3 महीने बाद मैं ये सिक्योरिटी वापस खरीद लूंगा और तुझे बेचनी पड़ेगी। और कितने में बेचेगा? 1 करोड़ 4 लाख रुपए। वो 3 महीने का वो कुछ कमाएगा ना, 3 महीने दिए तो ब्याज कुछ तो कमाएगा। तो ये 1 करोड़ 5 लाख में खरीदूंगा। तो मैंने जो 1 करोड़ में बेचा ये हो गया रेपो रेट, और 1 करोड़ 5 लाख में दोबारा खरीद लूंगा, ये हो गया रिवर्स रेपो। ठीक है, तो बोलते हैं रिवर्स रेपो। अब रेपो जब करते हो उसके अंदर रिवर्स रेपो की कंडीशन पहले से होती है, यानी मैंने पहले डाल दिया कि आपको बेचनी पड़ेगी तो बेचनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बोलते हैं रिवर्स रेपो, समझ गए? और ये दोनों क्वेश्चन जो है 14 15 आप काट दीजिए। और बताएं। ट्रू फॉल्स का 10। एक मिनट कॉन्सेप्ट है। बैंक impose a limit on the amount and number of withdrawals from the saving bank account। हाँ, इसमें क्या होगा? ट्रू है, ये तो हमने कहा था ना, बैंक चाहे तो इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करता है जहां पे 2 तरह के मेजर्स होते हैं ना, क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो वो जो क्वालिटेटिव मेजर्स था उसके अंदर हमने कहा था ना बैंक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में M1 यूज होता है, मैंने आपको ये समझाया था, यदि आपको याद हो।
तो जब हम M1 M2 पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि जितनी भी कंट्रीज है डेवलपिंग, M2 और M3 में M1 तो आता ही है। जो कंट्री जितनी कम डेवलप्ड होगी उसमें M1 यूज होगा, थोड़ी और डेवलप्ड हो जाएगी M2 यूज होगा, बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगी M3 यूज होगा। तो M1 सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है, एक तो मोस्ट ऑफ द कंट्री में ये यूज होता है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि M2 में M1 भी शामिल है और M3 में M1 M2 शामिल है दोनों, तो M1 ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया ना। इसलिए बैंक इज सेड टू बी द डीलर इन द डेट। हाँ, ये बैंक इज सेड टू बी ट्रू है, तो बैंक लोन देता ही है ना आपको। और बताओ। अच्छा, स्कैनर में भी है। लाओ बेटा स्कैनर देने एक बार। जल्दी जल्दी पूछो बेटा, 4-5 मिनट रह गए, उस दिन आप क्लास में आए नहीं इसलिए आपके डाउट रह गए। अभी फटाफट से पूछो, 3-4 मिनट ही रह गए हमारे पास में, फिर क्लास बंद हो जाएगी ये वाली। पेज नंबर बोलो फटाफट से। पेज नंबर स्कैनर का। हाँ बोलो इसमें। क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। बेटा ये तो पेज नंबर 1.87 पे ऊपर ऊपर वाला हो गया, वही ना ये। Choose कौन से अटेम्प्ट का बोल रहे हो? जून 2017? गिव द आंसर इन वन सेंटेंस, ये वाला या कमर्शियल बैंक? कौन सा क्वेश्चन है? अरे एक मिनट रुको, सॉरी सॉरी सॉरी। हमारे यार बेटा इसमें पेज ही मिसिंग है, पेज है ही नहीं हमारे में। आपके पास स्कैनर में पेज है क्या? 187 में 191 मिसिंग है ना पेजेस? बेटा हमारे पास तो है ही नहीं, पेज मिसिंग है हमारे स्कैनर में। आपके वाले स्कैनर में शायद पेजेस आ गए हैं, हमारे वाले में। हाँ क्वेश्चन बता दो। बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो आप। करेक्ट। हाँ ठीक है। सही कर लो, गलत है फिर सही कर लो बेटा। सही कर लो, वो फिर आंसर कभी कभी ये उल्टा कर देते हैं गलत। सही कर लो आप इसको। और बताओ। 2009, ये तो हमारे। हाँ। द रिलेशनशिप, अरे कहाँ है द रेट? जून 2019 वाले में? अरे हाँ हाँ बेटा, जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। पेज नंबर बोलो एक बार। द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल इज। हाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा इसके अंदर, ये मैंने करवा दिया था क्लास के अंदर, सही है। आपने डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट। गलत लिखा हुआ है, ये मैंने क्लास में सही करवा दिया था जब आप नहीं थे। विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज फॉलोइंग वुड लीड टू फॉल इन डिमांड ऑफ मनी? इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिटर्न। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो लोग कम बोरो करेंगे, कम बोरो करेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो उस केस में लोगों के पास में जो है मनी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। मार्च 2016 का पेज नंबर बोलो एक बार। 1.157। मीटिंग की एंड हो गई। सर ये क्वालिटी, एक मिनट रुको बेटा रुको, वो दोबारा स्टार्ट करते हैं मीटिंग। मीटिंग स्टार्ट और नहीं होगी 10 मिनट। बोलो आप।
ये जो क्वालिटी ब्रांड है वो मॉडल स्पेशल का होता है, क्वालिटी क्वांटिटी होता है ना, अरे जो क्वालिटी ब्रांड है ना मॉडल स्पेशल का होता तो वही तो बोला, तो वो उसने वही तो बोला कि उसमें उल्टा लिख दिया है। है। नहीं, उसने तो यही बोला था ना। लिखा है क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक मॉडल। लिखा है तो फिर वो उल्टा क्यों बोली थी क्वेश्चन? उसने उल्टा बोला था क्या? 2017 जून वाला सही है। उसने फिर क्वेश्चन उल्टा पढ़ दिया उसने फिर। अब तुम लोग क्या डाउट है माइक्रो में? माइक्रो में अगर है, ज्यादा है तो मैं कल क्लास लगवाऊं, नहीं है तो फिर क्लास नहीं लगवाए। अब तो क्या करना है बेटा आपको? तेरे नहीं माइक्रो में रहो बेटा। आपके कितने हैं लगभग, कितने हैं? ज्यादा है। ज्यादा मतलब कितने? 2 4 5 6 8 10 12? इतने नहीं, फिगर बता। ऐसा भी है ना, फटाफट से बता दो। एक मॉडल मेरे को दे दो इससे। जल्दी जल्दी फटाफट पेज नंबर प्राप्त। पेज नंबर कहीं नोट करके रखते हो क्या? रखते हैं यार। ये वाला नहीं पेज नंबर, ऊपर ही 4.38। 4.38 हाँ। बोलो फटाफट से कौन सा क्वेश्चन? 4.38 फिफ्थ क्वेश्चन। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज जनरली लेस देन जीरो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो गुड्स एक साथ यूज होती हैं। अब क्योंकि दोनों एक साथ यूज होती हैं तो उनकी जो इलास्टिसिटी आएगी वो लेस देन बनाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनइलास्टिक होती है। बढ़ेगा तो डीजल को भी यूज करना पड़ेगा ना, और गाड़ी को बढ़ेगा तो वो यूज करना पड़ेगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जनरली लेस इलास्टिक माना जाता है, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना। और जब भी डाउट्स हो ना तो एक छोटे से पेज पर ऐसे लिखा करा करो कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर कौन सा है। इससे ऐसे ढूंढने में तो टाइम लगेगा ही ना बेटा। पेज नंबर 4.93 पेज नंबर 4.93 में कौन सा क्वेश्चन? ट्रू फॉल्स का सी। स्टेट व्हेन द आउटपुट इज जीरो तब कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो। फॉल्स है, मिनिमम फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ना। सर 4.116 in a king demand government 4.116 हाँ, इसमें कौन सा? सर नहीं नहीं, 7 इन अ किंग डिमांड कर इन ओलिगोपोली। The seller cannot increase the price above the king because demand is elastic. Seller cannot reduce the price below the king because demand is elastic. सही तो लिखा हुआ है, डी वाला आएगा इसके अंदर। आपको याद है मैंने बनाया था, कर ऐसे जाके फिर ऐसे होता है। शुरू में परसीव्ड विद प्रोपोर्शन। परसीव्ड क्यों होता है? क्योंकि आप अकेले हो। तो उस समय आप जो अपनी प्राइस है वो जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उससे ऊपर लेके नहीं जाओगे। उसके बाद प्रपोर्शनल चल रहा है, लोगों के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, तो उस प्राइस पे आप नीचे नहीं जा सकते क्योंकि मार्केट में वही प्राइस चल रही है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा ही नहीं ना। इससे दोनों ही चीजें आएंगी, तीनों ही आएंगी। इनफैक्ट थर्ड वाला था सेलर स्टिक टू द किंग प्राइस, यानी उस डिमांड कर पे जो प्राइस सेट हो गई वही आपको फॉलो करनी है। इसलिए डी वाला ऑप्शन आएगा इसके अंदर। वाला भी 892 कौन सा? Firms, fourth one, या firms in a monopolistic market are price maker। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वैसे तो क्या, इसका आंसर मेरे हिसाब से दोनों ही आने चाहिए। इसके अंदर प्राइस मेकर भी हो सकता है और प्राइस टेकर भी हो सकता है इसके अंदर। तो पर आप प्राइस मेकर ही लिखो, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वैसे तो सेम प्रोडक्ट है, लेकिन हमने कहा था कि मोनोपोलिस्टिक में आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो औरों से थोड़ी अलग होती है। तो प्राइस मेकर ही लिखो इसके अंदर, प्राइस मेकर। और इन्होंने क्या दे रखा है ऑप्शन में? प्राइस मेकर का ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने? डिक्टेटर। हाँ, वो एक ही बात है, मेकर या डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब आप अपनी प्राइस और
तो देखना 4.119 का सेकंड। नंबर 9 का सेकंड, डिक्रीज फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट इज वेयर मार्जिनल रेवेन्यू, बेटा बी वाला आएगा ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव पढ़ा तो था, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहां पे बराबर होंगे वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हमारा। हो गए, चलो अब देखो आपका सिलेबस खत्म हुई, मार्जिनल मार्जिन का बात करूंगा, उसकी जो है नोट्स रहेंगे, उसकी क्लास इंग्लिश लगा देंगे। आपका बेटा मैं अभी पूछ के बताऊंगा, मुझे अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया उन्होंने, कल रात को मैंने बात की थी तो मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं, तो आई लास्ट देम वो क्या बोलते हैं उसके हिसाब से फिर अपन इसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर बोलेंगे कि आपकी क्लास रेगुलरली लगानी है तो मैं लगा दूंगा, मुझे तो उनकी परमिशन